हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के बारे में। जैविक खाद और जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए पिछले सेशन से ही कंप्लीट करवा रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हुई थी। अब किस तरह से वर्मी कंपोस्ट अपन बनाएंगे, कौन कौन सी विधि इसकी अपनाई जाएगी, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर कि वर्मी कंपोस्ट अपन को बनाना है, और किसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, इसके बारे में अपनी एक सामान्य सी चर्चा यहाँ पर हो चुकी थी। ठीक है, चलो अब देखो, वर्मी कंपोस्ट से संबंधित ही एक वर्ड आता है वर्मी कास्ट। क्या आता है? वर्मी कास्ट। तो क्या होता है वर्मी कास्ट, इसके बारे में थोड़ी सी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्मी कास्ट की अपन बात करते हैं तो केंचुए जिन कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं वे पाचन तंत्र से होते हुए कई जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए मिट्टी की महक वाली सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे वर्मी कास्ट कहते हैं। यानी कि क्या होता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, कि जो केंचुए होते हैं, जब अपन ने केंचुओं को कार्बनिक पदार्थों के अंदर छोड़ दिया है तो वो केंचुए क्या करते हैं, केंचुए जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, वहां पर जो भी कार्बनिक पदार्थ है, उसको मिट्टी के साथ वो क्या करते हैं, खाते हैं। वो उनके पाचन तंत्र की सहायता से गति करता हुआ आगे बढ़ता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि वो विभिन्न प्रकार की जटिल रासायनिक क्रियाओं से गुजरता हुआ वो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको वो गोलिकाओं के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो गोलिकाएं होती है, जो केंचुओं द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, वर्मी कास्ट। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो वर्मी कास्ट के बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो एक बार मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूं वर्मी कास्ट। ठीक है, तो परिभाषा इसकी लिखते हैं अपन, केंचुए जिन कार्बनिक पदार्थों को, केंचुए जिन कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं वे पाचन तंत्र से होते हुए कई जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए मिट्टी की महक वाली सूक्ष्म गोलिकाओं, मिट्टी की महक वाली सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकलते हैं, के रूप में बाहर निकलते हैं, जिन्हें वर्मी कास्ट कहते हैं। यानी ये गोलिकाओं को अपन क्या बोलेंगे,
वर्मी कास्ट कहते हैं। तो ये एक वर्ड याद रखना आप लोग कि वर्मी कास्ट किसे कहते हैं। तो केंचुओं द्वारा बाहर निकाली गई जो गोलिकाएं होती है उन गोलिकाओं को अपन क्या बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वर्मी कास्ट अपन उनको कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, केंचुओं के अपशिष्ट, कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं, मुख्यतः अपन बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व और जैविक पदार्थों का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। यानी वर्मी कंपोस्ट की अपनी परिभाषा एक सामान्य से यहां पर देना चाहें तो देखो, केंचुओं के अपशिष्ट, केंचुओं के अपशिष्ट कोमा कोकून, अपशिष्ट कोमा कोकून कोमा सभी प्रकार के लाभकारी, सभी प्रकार के लाभकारी जीवाणु कोमा लाभकारी जीवाणु कोमा मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और विघटित जैव पदार्थों का, और विघटित जैव पदार्थों का मिश्रण, पदार्थों का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात की है प्यारे विद्यार्थियों कि किस प्रकार से केंचुए जो होते हैं वो अपने जो भी कार्बनिक पदार्थ है, जो भी मिट्टी है, उसको अपने मुंह से ग्रहण करते हैं और वो जो केंचुए होते हैं वो जटिल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उसको गुजारते हुए सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे वर्मी कास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से केंचुओं के जो भी अपशिष्ट हैं, केंचुआ का कोकून, कोकून एक अवस्था है इसके विकास की, ठीक है। तो कोकून है, सभी प्रकार के लाभकारी जीवाणु हैं, इसके अलावा मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ठीक है, विघटित जैव पदार्थ हैं। तो ये सभी जो होते हैं, इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो इस पूरे मिश्रण को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, ठीक है ना। तो एक सामान्य सी चर्चा अपनी वर्मी कंपोस्ट के बारे में यहाँ पर हो चुकी है। अब बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व किसकी अपेक्षा ज्यादा पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें गोबर की, इसमें गोबर की खाद की अपेक्षा अधिक मात्रा में, गोबर की खाद की अपेक्षा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा करते हैं, बात करें अपन तो वो होता है 1.75 से 2.5%। इसमें नाइट्रोजन 1.75 से 2.5%, फास्फोरस की अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो फास्फोरस होता है यहाँ पर 1.5 से 1.8%, 1.5 से 1.8%, तथा
पोटेशियम या पोटाश भी इसको बोलते हैं, तो ये होता है 1.0 से 1.5% पाया जाता है, जो गोबर की खाद की तुलना में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, इसमें एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक पाई जाती है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज जो होती है इसकी मात्रा अपन बात करते हैं, तो एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह जो होते हैं ये हार्मोन्स वगैरह पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा उपजाऊ बढ़ती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसमें एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होती है। ठीक है, 8 गुना क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इसके एंटीबायोटिक गुणों से फसली कीट व रोग के प्रति जो होती है वो अधिक प्रतिरोधी हो जाती है। यानी इसलिए अपन बात करते हैं इसके एंटीबायोटिक गुणों से, यानी इसके जो प्रतिजैविक गुण होते हैं, इसलिए इसके प्रतिजैविक या इसको अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक गुणों से फसलें कीट तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है। ठीक है, तो यदि इसका प्रयोग अपन करते हैं तो आपके खेतों के अंदर जो फसलें हैं उन फसलों में कीट भी नहीं लगेंगे और रोग भी वहां पर बहुत कम उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये क्या कर देती है, कीट व रोगों के प्रति फसलों को प्रतिरोधी बना देती है। कौन? वर्मी कंपोस्ट। तो बहुत सारे फायदे आपको इसका देखने को यहाँ पर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, साथ ही वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं और उसके अलावा कई एंजाइम, विटामिन ए वगैरह ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज मैं आपको और लिखा देता हूं आप लोगों को, साथ ही वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में कोमा एंजाइम तथा विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो बहुत सारे पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं और इस प्रकार से आपकी जो ये कंपोस्ट खाद है ये गोबर की खाद की तुलना में बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात आपको यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट हो गई होगी। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, तो आप लोग साथ के साथ यहाँ पर इन चीजों को नोट करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो वर्मी कंपोस्ट जो होता है इसके बारे में बात करने से पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपने अभी तक देखा है केंचुओं के बारे में कि यहाँ पर अपन केंचुओं को प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? केंचुओं का।
और आपको पता है कि केंचुए जो होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के केंचुए होते हैं और किस प्रकार के जो केंचुए होते हैं वो अधिक उपयोगी माने जाते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है केंचुए के प्रकार। केंचुए के प्रकार तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति में लगभग 2500 से 3000 प्रजातियों के केंचुए पाए जाते हैं, जिनमें से 350 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। ठीक है, और लगभग इनमें से 293 प्रजातियां जो है वो लाभकारी मानी गई है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अपन बात करते हैं तो केंचुओं की लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, और इनमें से लगभग 300 प्रजातियां अपने भारत में, इंडिया में उपलब्ध है, यहाँ पर पाई जाती है। और उन 300 में से भी अधिकांश केंचुए, लगभग 293 प्रजातियां जो होती है वो आपके कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में एक सामान्य सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, प्रकृति में केंचुओं की लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से 300 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, और इनमें से भी 293 प्रजातियां कृषि के लिए लाभकारी मानी गई है। कृषि के लिए लाभकारी मानी गई है। यानी ये वर्मी कंपोस्ट बनाने में जो काम आती है, साथ ही भी खेत के अंदर केंचुए उपस्थित हों तो वो भी जो है अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये खेत के अंदर वायु संचार को बढ़ा देते हैं। साथ ही अपन बात करते हैं तो ये जो होते हैं आपके, ये खेतों के अंदर उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। अब देखो, मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के केंचुए अधिक लाभकारी होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के केंचुए लाभकारी होते हैं या लाभकारी माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार मैं बात करता हूं तो एपिजिक केंचुए। एपिजिक, ठीक है, पहले कौन से होते हैं? एपिजिक होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? तो इंडोजिक होते हैं। इंडोजिक होते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? तो वो होते हैं डायोजिक। डायोजिक, ठीक है। तो 3 प्रकार के केंचुए यहां पर होते हैं, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है। तो देखो भाई, आपके जो एपिजिक केंचुए होते हैं ये भूमि में केवल 1 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? केवल 1 मीटर गहराई तक पाए। इनको गहराई के आधार पर बांटा हुआ है। जैसे कि एपिजिक केंचुए जो होते हैं भूमि में 1 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। आपके इंडोजिक केंचुए जो होते हैं लगभग 3 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं। और डायोजिक केंचुए की बात करते हैं तो ये भी लगभग 1 से
3 मीटर गहराई तक ये रहते हैं। कि यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, एलपीजी केंचुए 1 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं, डायोजिक केंचुए 1 से 3 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं, और इंडोजिक जो होते हैं ना ये 3 मीटर से भी अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, तो एपीजी केंचुए की अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए आप लोग यहाँ पर एपीजी केंचुआ जो होता है इसकी बात करें अपन, तो ये भूमि में 1 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं। 1 मीटर गहराई पर पाए जाते हैं और कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं और कृषि अपशिष्टों को, यानी कृषि के जो भी अवशेष यहां पर निकलते हैं उनको अधिक खाते हैं, है ना। भूसा वगैरह है, डंठल वगैरह है, उनको अधिक खाते हैं। ठीक है, आगे इनकी विशेषताओं के बारे में अपन बात करें तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में इन्हीं केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में, क्योंकि इतनी ही गहराई तक अपन गड्ढा खोदते हैं, आप लोग जानते हैं कि अपन वर्मी कंपोस्ट का गड्ढा लगभग 1 मीटर गहराई तक ही खोदते हैं। ठीक है ना, तो वहीं तक ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां जैसे इनकी कुछ प्रजातियां जैसे पेरेनिप्स आर्वोसिकोली, पेरेनिप्स आर्वोसिकोली, पेरेनिप्स आर्वोसिकोली। अगला है फेरेटिमा, फेरेटिमा इलोंगेटा, फेरेटिमा इलोंगेटा। इसके अलावा बात करते हैं अपन यहां पर तो आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा आदि, आइसिनिया फोइटिडा आदि लाभकारी हैं, लाभकारी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडोजिक केंचुए के बारे में। तो ये भूमि में 3 मीटर गहराई या 3 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। 3 मीटर अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, जो कृषि अपशिष्टों को कम व मिट्टी को अधिक खाते हैं। जो क्योंकि 3 मीटर गहराई तक कृषि अपशिष्ट बहुत कम होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कृषि अपशिष्टों को कम तथा मिट्टी को ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। यह किस्म जल निकास के लिए उपयोगी, यानी कि तो मृदा के अंदर जल निकास को बढ़ाती है। तो यह किस्म जल निकास
के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी। डायोजिक की अपन बात कर लेते हैं, तो ये भूमि में 1 से 3 मीटर गहराई तक रहते हैं तथा दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, तो ये भूमि में 1 से 3 मीटर गहराई पर रहते हैं तथा दोनों के बीच की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने बात की है यहाँ पर केंचुए के कुल 3 प्रकार हैं, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। अपने लिए सबसे काम का कौन सा है? एपिजिक है, क्योंकि यही जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयुक्त होता है। तो किस प्रकार से अपन ने यहाँ पर केंचुए के प्रकार पढ़े हैं, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण इन केंचुओं के माध्यम से किया जाएगा ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग यहाँ पर उपस्थित होना ना भूलिएगा और अपने मित्रों को भी आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी प्यारे विद्यार्थी इससे लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है।